हेलो बच्चों, अब हम धातुओं के भौतिक गुण के संबंध में जानेंगे। इसके पहले पार्ट में हमने धातुओं के भौतिक गुणों की चर्चा की थी। इस पार्ट 2 में हम अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम, जैसा कि धातुओं के संबंध में हमने कहा था, या हम लोगों ने देखा था कि जो पहली जो जांच धातुओं के संबंध में थी वो उनके चमक को लेकर थी। तो यहाँ भी धातुओं से संबंधित हम पहला पहला बिंदु जो है वो चमक से संबंधित है। तो जिस प्रकार धातु देखने में दूर से चमकदार होते हैं, अधातु जो है इसके उलट थोड़े फीकी चमक वाले या लगभग चमक नहीं होती है अधातुओं में। तो सबसे पहला जो अंतर धातुओं से अधातुओं की है वो है कि इनकी चमक जो है बहुत ही फीकी या लगभग नहीं के बराबर ही होती है। पर इनमें भी कुछ अधातुएं हैं जो आपको अपवाद स्वरूप मिल जाएंगी, जैसे ग्रेफाइट और आयोडीन जो हैं वो है तो अधातु ही, पर उनमें कुछ चमक पाई जाती है जो धातुओं से मिलती जुलती है, और वो धातुओं के समान विद्युत और ऊष्मा के सुचालक भी थोड़े बहुत होते हैं। उसमें ग्रेफाइट विद्युत का बहुत एक अच्छा सुचालक के रूप में काम करता है, जबकि आयोडीन में सिर्फ चमक होती है। तो इस प्रकार हम जो है पहला बिंदु ये देखते हैं कि अधातुओं के संबंध में कि उनकी चमक जो है वो धातुओं की अपेक्षा काफ़ी कम होती है या नहीं के बराबर ही होती है। अगला बिंदु हम देखेंगे कि धातु जिन्हें हम पीट कर चद्दरों या तारों में बदल सकते थे, लेकिन अधातु ऐसे नहीं होते। इन्हें हम अगर पीट कर या खींच कर तार के रूप में परिणत करना चाहेंगे तो ये टूट जाती है, अर्थात ये भंगुर होती हैं। इस प्रकार इनका दूसरा गुण यह है, भौतिक गुण है अधातुओं का, कि ये भंगुर होते हैं, अर्थात इन पर अगर चोट की जाए तो ये टूटने फूटने लगते हैं। परंतु ये एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात ही है कि हीरा, जो कि एक अधातु है अर्थात कार्बन से बना होता है, परंतु फिर भी वो संसार में सबसे अत्यधिक कठोर जो है वस्तुओं की श्रेणी में आता है, जबकि इससे कई जो धातु हैं इसके मुकाबले वो उतने कठोर नहीं होते जितना कि हीरा होता है। तो ये एक अपवाद स्वरूप है। इस पर प्रश्न भी बन सकता है, जैसे ग्रेफाइट और आयोडीन को लेकर भी प्रश्न बन सकता है कि कौन से ऐसे दो अधातुओं के नाम बताओ जिनमें धातुओं की जैसी चमक होती है। ये एक प्रश्न यहाँ पे बन सकता है। उसी प्रकार हीरा से संबंधित भी हम प्रश्न बना सकते हैं कि जो है संसार की एक अत्यधिक कठोर अधातु का नाम बताओ। तो ये आप इससे संबंधित, हीरा से संबंधित ये प्रश्न आप बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हीरे से संबंधित ये कहा भी गया है कि ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला ज्ञात प्राकृतिक तत्वों में सबसे अधिक कठोर होता है, और हीरा का उपयोग भी इसी कठोरता के कारण बहुत सारी चीज़ों में होता है। जैसे हीरे से जैसे कांच वगैरह को अगर कटिंग और डिज़ाइन करनी होती है तो उस पर हीरे से ही डिज़ाइन बनाया जाता है। अभी तो लेज़र कटिंग से होता है, पर एक वक्त था जब लेज़र का आविष्कार नहीं हुआ था, तब हीरे से ही कांच वगैरह की कटिंग की जाती थी। तीसरा बिंदु जो है अधातुओं से संबंधित उनके भौतिक गुण हैं, उनमें है अध्वन्यात्मकता, अर्थात उनको पीटने से ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अर्थात हम ये जानते हैं कि धातुओं को पीटने से या हल्का चोट करने से उनसे एक ध्वनि निकलती है जो गूंजती है, पर
अधातुओं से वैसी गूंजने वाली ध्वनि नहीं उत्पन्न होती। इसका कारण उसका आंतरिक अधातुओं की आंतरिक संरचना होती है, क्योंकि अधातुओं की आंतरिक संरचना में अणु जो हैं वो ठोसों की अपेक्षा या धातुओं की अपेक्षा थोड़ी दूर दूर या परतों में होती है, जिस कारण उन्हें पीटने पर वो अणु में आंदोलन होकर वो खाली जगह में चले जाते हैं और आवाज़ जो है वो गूंज नहीं पाती। तो इस प्रकार जो उनमें गूंज वाली ध्वनि जो है वो उत्पन्न नहीं होती। चौथा बिंदु जो है अधातु से संबंधित ये है कि वो विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि हमने पाया था कि धातु जो है वो विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ा अंतर है धातु और अधातु में, कि धातु जो है वो विद्युत के सुचालक होते हैं, परंतु अधातु जो हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक और सुचालक का अर्थ होता है कि अगर वैसा वस्तु जिससे होकर विद्युत धारा अच्छी तरह प्रवाहित हो सके, यानी एक ओर से दूसरी ओर जा सके, तो उसे हम सुचालक कहेंगे, विद्युत या ऊष्मा का। और अगर ऊष्मा या विद्युत किसी वस्तु के एक छोर से दूसरी छोर पर न जा सके या बहुत ही कम जाए, तो उसे हम कुचालक की श्रेणी में रखते हैं। तो प्रायः सभी अधातु जो हैं वो कुचालक ही होते हैं। उनमें से एकाध, जैसे कि ग्रेफाइट जो है वो अधातु होते हुए भी विद्युत के सुचालक के रूप में कार्य करता है। तो हमें याद रखना है कि अधातु जो है वो विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु ग्रेफाइट जो है वो एक अपवाद है। तो हम लगातार देख रहे हैं कि बहुत सारे भौतिक गुणों में पदार्थों के अपवाद भी जो हैं वो आ जाते हैं। इस प्रकार ये कहना कि संसार के सारे भौतिक नियम जो हैं बिल्कुल एक ही समान या सही होते हैं, ये भी ज़्यादा सही नहीं है। कुछ कुछ अपवाद भी निकलते रहते हैं, यही प्रकृति का नियम है। इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप जो है एक प्रश्न यहाँ बन सकता है कि जो है वैसे एक अधातु का नाम बताएं जो विद्युत का सुचालक होती है। तो हम उत्तर में ग्रेफाइट लिखेंगे। और ग्रेफाइट क्यों विद्युत का सुचालक होती है या होता है, इसे जानने के लिए जो है आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगली कक्षाओं में आप जान पाएंगे, क्योंकि इसका जो विश्लेषण है वो थोड़ा ज़्यादा जो है कठिन है। उसे आपके समझने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सारी बेसिक जानकारी अभी आपको नहीं है। जैसे कि परमाणु संरचना के संबंध में आपको जानकारी नहीं है, ठोस के अंदर अणुओं की संरचना कैसी होती है, उनके अंतर आणविक बल आदि के बारे में जानकारी अभी आपको क्लास 8 में नहीं दी गई है, जिस कारण से आप वो समझ नहीं पाएंगे कि ग्रेफाइट क्यों सुचालक होती है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि ग्रेफाइट की जो संरचना, आंतरिक संरचना है, उसमें अणु जो हैं आपस में जुड़ करके एक जाल की तरह बनाते हैं, और एक जाल के बाद दूसरा जाल जो है वो एक लेयर की तरह, एक परत की तरह दूसरे पर छाया रहता है, और इन दो परतों के बीच में थोड़ी खाली जगह रहती है, जिसके कारण एक परत दूसरे परत पर जो है फिसलती है, और इस फिसलन के कारण ही जो है ग्रेफाइट के कुछ परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और जिसके कारण जो है वो सुचालक बन जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। नंबर 5 है ऊष्मा कुचालकता। तो आप देख रहे हैं कि प्रायः धातुओं से संबंधित जितने भी गुण थे, उनके उलट ही अधातुओं के सारे गुण आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो जैसे धातुओं के संबंध में हमने देखा कि वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जिसके कारण उनका उपयोग बर्तन आदि बनाने में हम करते हैं और खाना पकाने के लिए। तो ठीक उसी तरह से अधातु जो है उसके उलट ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं, अर्थात एक ओर से ऊष्मा दूसरी ओर, एक छोर से दूसरी छोर में अधातु के कम जाती है या नहीं के बराबर ही जाती है। इनमें से अपवाद जो है, अपवाद स्वरूप वो ग्रेफाइट है।
जो कि ऊष्मा का संवहन कर देता है थोड़ा बहुत। तो इस प्रकार से अब जो है ये टेबल जो है आपको नीचे में, आप नीचे ये टेबल देख सकते हैं। ये टेबल धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों की तुलना से संबंधित है। अगर आप धातु और अधातु के गुणों को पढ़ते हुए अगर आए हैं तो ये टेबल आपको एक झलक देख लेने से आपको दोनों के बीच का अंतर जो है वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। इसमें बाईं ओर आप देख रहे हैं, बाईं ओर जो है वो लक्षण दिए हुए हैं आपके पदार्थ के, धातु या धातुओं का, और उन लक्षणों के आधार पर धातुओं में वो लक्षण किस रूप में होता है और अधातु में वो लक्षण है या नहीं, ये आपके नेक्स्ट जो है दो टेबल के जो इसमें ग्रुप हैं, इसमें आपको कॉलम है, इसमें आपको मिलेंगे। जैसे पहला लक्षण है भौतिक अवस्था, तो भौतिक अवस्था एक लक्षण है, तो ये धातुओं में कैसा है और अधातुओं में कैसा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भौतिक अवस्था जो है वो धातुओं की बताई गई है कि वो अधिकतर ठोस होते हैं। सिर्फ अपवाद पारा जो है जो वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ठीक इसके उलट अधातुएं जो हैं वो अधिकतर द्रव या गैस रूप में पाई जाती हैं और ठोस रूप में केवल कार्बन ही पाया जाता है। तो इस यहाँ भी एक प्रश्न हम जो है उत्पन्न होता है कि जिस प्रकार धातुओं में प्रश्न उत्पन्न होता है कि एक द्रव धातु का नाम बताएं, तो उसी प्रकार यहाँ भी एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि एक ठोस जो है अधातु का नाम बताएं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे एक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। आयोडीन द्रव होता है, तो ठोस के रूप में आपको कार्बन और आयोडीन ये दोनों ठोस रूप में अधातु पाए जाते हैं, जबकि द्रव रूप में ब्रोमीन पाया जाता है और गैसीय रूप में अधातु जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन जानते हैं हम लोग, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है हम सांस में उपयोग करते हैं सांस लेने में, और हाइड्रोजन जो है वो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं हमारी पृथ्वी पर, जैसे कि जितने भी प्लास्टिक्स हैं या जितने भी भोज्य पदार्थ हैं जिनमें प्रायः सभी में हाइड्रोजन है, आप प्रोटीन बोलें या कार्बोहाइड्रेट बोलें या वसा बोलें, सभी में हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो हैं। तो इस प्रकार से ये बहुतायत में है पृथ्वी पर। अगला जो लक्षण है वो चमक है। तो चमक में आप देख रहे हैं कि धातुएं जो हैं वो अधिकतर चमकीली होती हैं, जबकि अधातुएं जो हैं वो चमकीली नहीं होती हैं या कम ही होती हैं। उनमें से ग्रेफाइट जो है वो अपवाद है, वो हमने पहले ही बताया। फिर है अगला लक्षण कठोरता से संबंधित है, यानी कि दोनों धातुओं और अधातुओं में कौन कठोर है और कौन कितना कम कठोर है। तो आप देखेंगे कि धातुएं जो हैं सामान्यतः कठोर ही होते हैं धातु। उनमें से दो धातु जो हैं सोडियम और पोटेशियम इसके अपवाद हैं, जो कि इतने मुलायम होते हैं कि हम उन्हें चाकू से भी काट सकते हैं। तो ये अपवाद जो हैं प्रायः अपवाद से संबंधित प्रश्न अवश्य ही आते हैं ऑब्जेक्टिव्स के रूप में या खाली जगहों के रूप में। जैसे ऑब्जेक्टिव्स पूछ दिया जाए कि दो मुलायम धातुओं के नाम बताएं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, तो आप उनमें उत्तर जो है सोडियम और पोटेशियम लिख सकते हैं। खाली जगह में भी ये खाली अगर जगहों के रूप में अगर इनका जो है प्रश्न पूछे जाएं इनसे, तो पूछे जाएंगे कि जो है डैश और डैश जो है वो धातु होते हुए भी मुलायम होते हैं, तो वहाँ पे आप उनके नाम भरेंगे। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। अधातुओं में जो है कठोरता प्रायः नहीं होती है, कम ही होती है, लेकिन उसमें भी अपवाद है कि जो हीरा जो है वो संसार का या हमारे पृथ्वी पर ज्ञात सबसे कठोर तत्व है, जबकि वो है एक अधातु। तो इस प्रकार से आपके दिमाग में ये बात अगर आती होगी कि धातुएं जो हैं कठोर होती हैं, तो सबसे कठोर जो है वो धातु ही हो सकता है, पर ऐसी बात नहीं है। सबसे कठोर वस्तु पृथ्वी की जो है वो एक अधातु है, जो कि जिसे हम हीरा कहते हैं। तो हीरा जो है वो भी कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बना है, और उसमें एक बहुत सारे खास एंगल पर बहुत ही
खास एंगल पर जो है कार्बन के अणु जो है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिस कारण हीरा इतना कठोर बन जाता है। और उससे एक प्रकाश की किरण भी अगर अंदर चली जाती है तो वो इतने कोनों में कटा हुआ है और इतने कोण है उसके अंदर कि वो एक प्रकाश की किरण कम से कम उसके अंदर हजारों लाखों बार घूमती रहती है हीरे के अंदर, जिस कारण से वो अंधेरे में भी चमकती है। तो ये भी एक प्रश्न आप ऐसे तो क्लास 8 के लिए ये उपयुक्त प्रश्न नहीं है, पर इसे आप जान सकते हैं कि वो चमकता क्यों है, अंधेरे में भी हीरा क्यों चमकता है। तो उसका कारण है कि उसके आंतरिक बनावट में इतने ज़्यादा कोण हैं, इतने कोनों पर वो मुड़ मुड़ कर बना है कि एक बार प्रकाश की किरण घुस जाए, उसमें प्रवेश जब कर जाती है तो वो घूमती ही रहती है उसके अंदर सारे एंगलों से। जैसे कि आप घर में अगर एक आईना लगा कर रखो, उसमें एक टॉर्च मारो, फिर उस आईने के जो है किसी कोण पर दूसरा आईना रखो, फिर तीसरा आईना रखो, इस प्रकार आप रखोगे तो आपका घर भी एक ही टॉर्च से दूर से इतना जगमगा जाएगा, लगेगा कि उसमें बहुत सारी बत्तियां जल रही हैं, जबकि सिर्फ एक टॉर्च जल रहा है। तो यही जो है तकनीक हीरे के अंदर होती है, जिसके कारण वो अंधेरे में भी चमकता है। अगला जो है अगला बिंदु जो है वो घनत्व से संबंधित है। तो जो धातुएं हैं वो उच्च घनत्व वाली होती हैं। घनत्व मतलब अणु जब आसपास, जैसे कि आप देखते हैं कि जब आप अपने घर में रहते हैं या कहीं खेलते हैं या अकेले रहते हैं, तो आप अकेले रहते हो या आपके 2-3 दोस्त रहते हैं तो दूर दूर रहते हैं। लेकिन जब आप मेले में चले जाते हैं हो या भीड़ में चले जाते हैं आप, या कहीं खेलकूद हो रहा होता है, आप विद्यालय जब आते हैं तो वहाँ पे आप एक साथ सारे बच्चे, बहुत कम जगह में ही बहुत सारे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो एक स्थान पर ही जो है आ जाते हैं। तो उस समय आपका घनत्व बढ़ जाता है। इसी को हम लोग घनत्व जानते हैं। जब कम स्थान पर ही बहुत सारी चीज़ें आ जाएं, पास पास नज़दीक आ जाएं, तो इस चीज़ को हम लोग घनत्व कहते हैं। तो ठोस जो धातुएं हैं उनमें जो अणु जो हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, इसलिए इनका घनत्व उच्च होता है। और जबकि इसमें आपका अधातु में ये अणु जो है वो दूर दूर होते हैं, इसलिए इनका घनत्व निम्न होता है। अगला बिंदु जो है आप आघात वर्धनीयता से हमने जाना है कि ये जो है उच्च आघात वर्ध्य होते हैं। आघात मतलब चोट पहुंचाना, वर्ध्य मतलब बढ़ना यानी लंबाई बढ़ना। तो अगर धातुएं जो है ऐसी होती हैं कि उन पर चोट करने से उनकी लंबाई बढ़ती है, और इसी गुण का उपयोग करके हम उनसे चद्दर या चदरे या तार वगैरह बनाते हैं। और सुनार जो है सोने को जो है पीट पीट कर गहने भी बनाता है। सोना जो है सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु में से है, इसी कारण उसका उपयोग जो है गहने बनाने में ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिज़ाइन भी बनते हैं उससे। ठीक उसके उलट अधातु जो है वो बहुत ही कम आघात वर्ध्य होते हैं। अधिकतर वो उन पर ज़्यादा चोट करने से वो टूट भी जाते हैं, तो इस प्रकार से वो आघात वर्ध्य नहीं होते। तो इसी से संबंधित अगला गुण है कि लचीलापन। तो जब आघात वर्ध्य कोई वस्तु होती है तो इसका मतलब होता है कि उसमें लचीलापन ज़्यादा है। तो चूंकि धातुएं आघात वर्ध्य होती हैं, इसलिए उनका लचीलापन जो है वो अधिक होता है। जबकि अधातुएं जो है वो भंगुर होती हैं, इसलिए उनका लचीलापन कम होता है। अगला बिंदु है ध्वन्यात्मकता, अर्थात ध्वनि उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो आपका धातुओं में ज़्यादा है, हम जानते हैं, क्योंकि उनके अणु पास पास होते हैं, इसलिए उनमें चोट करने से एक ध्वनि जो है निकलती है। अर्थात उनका एक बार चोट करने से उनका जो कंपन है वो बहुत देर तक रहता है, और उस कंपन के बहुत देर तक रहने के कारण वो अपने आसपास के हवा को भी जो है उतने ही देर तक कंपित कर पाते हैं, और जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न कर पाते हैं। जबकि अधातु जो है वो उनमें चोट करने से वो उनका कंपन उतनी देर तक नहीं रहता, वो टूट भी जाते हैं। इस कारण से जो है ये अध्वन्यात्मक होते हैं, अर्थात इनसे ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अगला बिंदु है ऊष्मा चालकता। तो वो भी हम जानते हैं कि ये धातुएं जो है ज़्यादा सुचालक हैं ऊष्मा की। इसमें भी वही कारण है कि उनके अणु जो है बहुत ही पास पास होते हैं।
और जबकि अधातुओं के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए वो ऊष्मा के उतने अच्छे चालक नहीं होते हैं या नहीं कुचालक ही होते हैं। अगला बिंदु है विद्युत चालकता। इसमें भी धातु आगे हैं अधातुओं से, जो है वो काफ़ी सुचालक होते हैं उनके अपेक्षा, आपका अधातुओं के अपेक्षा, जबकि अधातु जो हैं वो विद्युत के लगभग कुचालक ही होते हैं। कुचालक मतलब अच्छा चालन नहीं करते, अर्थात हम उसको अगर उससे विद्युत प्रवाहित करना चाहें एक छोर से दूसरे छोर में, तो अधातुओं में वो नहीं के बराबर होगा और धातुओं में अच्छी तरह से होता है। इसमें से विद्युत चालन में सबसे ज़्यादा जो है आप जानते हैं चांदी में सबसे अधिक होता है, परंतु वो महंगी होने के कारण हम चांदी का उपयोग तार बनाने में नहीं करते, विद्युत तार बनाने में तांबे का ही उपयोग करते हैं। तन्यता शक्ति, इस मामले में भी धातु आगे हैं धातुओं से। इनमें तन्यता मतलब खिंचाने की शक्ति, अगर इन्हें खींचा जाए तो वो अधिक खींचते हैं, जबकि अधातु जो हैं वो उतने नहीं खींचते। तो इस तरह से तन्यता शक्ति जो है धातुओं में ज़्यादा होती है, जिसके कारण उनका उपयोग हम तार बनाने में तो कर सकते हैं पर अधातुओं का नहीं कर सकते। अगला बिंदु है गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक मतलब होता है गलन का अंक, अर्थात गलने का तापमान। तो जिस तापमान पर धातुएं गल जाती हैं या धातुएं गल जाती हैं, पिघल जाती हैं, उसे हम गलनांक उसका कहेंगे। और क्वथनांक का मतलब है जिस तापमान पर धातुएं या अधातुएं पिघलने के बाद उबलने लगती हैं, तो वो उबलने का जो बिंदु है, उबलने का जो तापमान बिंदु है, उसे हम क्वथनांक कहते हैं। इस मामले में भी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, अर्थात धातुओं को हम जो है अगर पिघलाना चाहें तो हमें उन्हें बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप आप ले लो कि लोहे को पिघलाने के लिए कम से कम 1300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता है, जबकि हमारे शरीर का या हमारे कमरे का तापमान जो है वो 37 डिग्री होता है। तो इसी से आप अंदाज लगा लो कि कितना गर्म करना पड़ता है। जबकि अधातुओं का जो है गलनांक और क्वथनांक जो है वो धातुओं की अपेक्षा काफ़ी निम्न होता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है बहुत ही बिंदुवार हम लोगों ने धातुओं और अधातुओं के बीच का अंतर जाना, और इससे संबंधित तो प्रश्न बिल्कुल ही पूछे जाएंगे कि धातुओं और अधातुओं में क्या अंतर है। अब जवाब जो है वो नंबर के आधार पर आपको देना पड़ेगा। अगर 2 नंबर का जिसके अंक अगर 2 अंक के वाले प्रश्न पूछे जाएं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 अंतर लिख देंगे तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। परंतु अगर ये 4 अंक वाला या 6 अंक वाला प्रश्न रहा तो आपका पूरा का पूरा ही ये उत्तर लिखना पड़ेगा, यानी ये पूरा टेबल जो है इसे आप लिखना पड़ेगा आपको। तो ये टेबल जो है आप बहुत ही छोटे छोटे शब्दों के रूप में अंतर बताया गया इसमें, तो आप इसे देखकर तुरंत याद भी हो सकता है। तो इस तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे में धातु और अधातु के अंतर को जानते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे विद्युत परिपथ में ग्रेफाइट से संबंधित एक प्रयोग दिया गया है कि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है या नहीं। तो इस संबंध में हम देख रहे हैं कि इसमें प्रयोग के लिए घर में ही हम इस प्रयोग को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, और इसके लिए ग्रेफाइट कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमें घर में पेंसिल आराम से मिल जाएंगे और एक बैटरी भी हमें आराम से टॉर्च वाली मिल जा सकती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस प्रयोग में बैटरी के जो ऋण और धन ध्रुव से 2 तार जोड़ करके और उसमें उसे एक बल्ब से जोड़ दिया गया है, और बल्ब जो है फिर आपको बल्ब से फिर वो आपको पेंसिल से एक छोर, पेंसिल के एक छोर से, और दूसरा जो माइनस वाला जो बिंदु है ऋण ध्रुव जो है वो पेंसिल के दूसरे सिरे से जोड़ दिया गया है। और इस प्रकार जैसे ही हम जोड़ते हैं तो ये बल्ब जल जाता है, तो जिससे हमें पता चलता है कि विद्युत ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो आप अन्य अधातुओं का भी की भी जांच कर सकते हैं। इसी प्रकार आप पेंसिल के जगह पे आप जैसे प्लास्टिक रख लो, कोई कलम रख लो और कलम को आप जोड़ें तो आप देखेंगे कि ये विद्युत बल्ब नहीं जलता है। इससे पता चलता है कि प्लास्टिक जो है वो विद्युत के कुचालक होते हैं।
तो इस प्रकार ये वर्ग इसे हम लोग कर सकते हैं अपने घरों में। अब जो है हम देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन के संबंध में जो है जानेंगे। उससे तो वो हम जो है रासायनिक परिवर्तन के संबंध में यहाँ पे हम देख ले रहे हैं कि उससे पहले यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसे आप देख सकते हैं कि कौन से द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, फिर आपका ये कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। तो इसका जवाब एक शब्द वाले जवाब हैं, कौन सी एकमात्र धातु है जो विद्युत की सुचालक है। तो इस तरह से इसके प्रश्न जो हमने पहले ही कहा था वो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप इसका उत्तर भी आप याद कर सकते हैं, लिख कर रख सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। तो रासायनिक गुण से हमें समझ में ये आती है कि वैसा गुण जो उसके धातुओं या धातुओं के आंतरिक संरचना से प्रकट होते हैं, वैसे गुणों को हम रासायनिक गुण कहेंगे। तो इसे मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों की चर्चा जो हम इसके पार्ट 3 वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।